गद्य क्या होते हैं, पद्य क्या होते हैं। गद्य का मतलब होता है गद्यांश, कहानियां। पद्य का मतलब होता है छोटे छोटे श्लोक, पदावलियां, मीरा जी की पदावलियां, तुलसीदास की पदावलियां। रही मत होन सुजान राखिए, ये क्या है, ये पद्य है, इनको काय कविताएं हैं। ये ऐसे जंगल में गुप्त हो गया, ये मतलब ये रास्ता भूल गया सपने के अंदर। तो ये जब ये सपने में रास्ता भूल गया तो फिर इसके सपने में एक कवि आता है जिसका नाम था वर्जिल। उसने इसको स्वर्ग का रास्ता दिखाया, स्वर्ग लेके गया, इसको देख ये कैसे सुख भोग रहे हैं, देखो कैसे ऐश कर रहे हैं। फिर ये इसको नरक लेके जाता है वर्जिल कवि। फिर इसको नरक दिखाते हैं, उसको ससुरे को नरक में पंजे ऊपर करके उसके आदमी के ऐसे, पंजे ऊपर करके आदमी के ऐसे, और उसके सुइया से कढ़ाई में तेल काटते हैं ऐसे, नीचे खड़ा हुआ है ये, इसमें आँच जला रखी है, इसको लटकाएंगे ससुरे को रस्सी से ऊपर और ऐसे वो करेंगे इसकी। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गुर्जर। आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे इतालवी दर्शन। इतालवी दर्शन यानी इटालियन जो समाज था उसमें पुनर्जागरण चल रहा था, तो साहित्य का विकास हो रहा था, ग्रंथ लिखे जा रहे थे, किताबें लिख रहे थे लोग। वो जो किताब उताब लिख रहे थे ना, वो अलग अलग भाषाओं में लिखाई जा रही थी। देसी भाषा जो स्थानीय भाषा हुआ करती थी, जैसे अपने राजस्थानी बोलते हैं ना, गाँव में बोलते हैं कैड दारियो है, तो सुजरे को लिख ही दिया, उसमें किताब में लिख दिया, तो वो उनको क्या बोलेंगे हम, स्थानीय भाषा, मातृभाषा बोलते हैं जिसको। अब स्कूलों के जो पहली से 5 तक की नहीं होती सरकारी स्कूलें, उसमें से ये मास्टर जो बोलते हैं अरे छोरा डट जाते, तो ये बोलती है मातृभाषा, उसको समझते हैं हम। इंग्लिश में बोलते हैं तो बच्चे समझते हैं, नहीं समझते। तो ये मातृभाषाओं में इनकी साहित्य की रचना की जा रही थी पुनर्जागरण में, तो उसी को बोलते हैं साहित्यिक विकास। पुनर्जागरण में साहित्यिक विकास। तो इतालवी हो गई, टस्कनी हो गई, लातिनी हो गई, ये दूसरी भाषाएं हुआ करती थी जिनको हम देसी भाषा बोलते हैं। वहाँ की देसी भाषाएं थी ये, उनमें रचनाएं हुआ करती थी। और सबसे पहले अगर हम पढ़ें तो इतालवी जो दर्शन है उसमें अनेक विद्वान हुए हैं। दांते हो गया, बुकासी हो गया, पेट्राक हो गया, ये लोरेंजो वाला हो गया, ये सारे के सारे लियोनार्दो बुर्नी हो गया है, लियो बेतिस्ता अल्बर्टी हो गया, ये सब के सब, फ्रांसिस्को क्वियार्डिनी हो गया। अब समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहा है, तो इनको आपको याद करना है। और हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे दांते, और ये सारी परीक्षाओं में आता है, सब जो भी विश्व हिस्ट्री की जो सिलेबस में है ना आपके विश्व हिस्ट्री, उसमें सब में आता है ये। और हम तरीके से पढ़ेंगे, बढ़िया बेस्ट लेवल से, नोट्स टाइप में पढ़ेंगे हम। सब परीक्षाओं के लिए है जहाँ हिस्ट्री आती है, और प्रश्न बनेगा ही बनेगा। अगर दांते का सवाल आ रहा है ना भाई साहब, दांते का सुन रहे, दांते का जो सवाल आ रहा है ना वो यहाँ से बनेगा। मैं पढ़ा रहा हूँ अभी आपको, दांते का प्रश्न बनेगा यहाँ से। तो दांत दिखाने का नहीं है, दिखाने का नहीं है, खाने का है दांत। तो जो खिला रहा हूँ उसको खाओ आप और आनंद लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो अब शुरू करते हैं इसमें दांते। तो दांते जो है, ये जरा दांते जो है ना, तो जो दांते है ना इसको बोलते हैं मध्यकालीन, अरे सोचरा बड़ा हो जाए यार, मध्यकाल, ये जो है दांते, ये मध्यकाल जो था ना, यानी 1453 से पहले, जो अंधकार का युग था, डार्क एज था, जहाँ मैनर सिस्टम चला करता था यूरोप में, इटली में। तो उस काल को नहीं लिखा इसने, किताब में लिखा ही नहीं, सूझे खा गया ये, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मध्यकाल का अंतिम कवि, मध्य युग का अंतिम कवि। क्यों? क्योंकि ये मध्यकाल को खा गया। ठीक। आधुनिक युग का प्रथम कवि, आधुनिक युग का आधुनिक युग का प्रथम कवि, प्रथम कवि। ठीक। तो ये है, इसको क्यों? क्योंकि ये मध्यकाल को लिखा ही नहीं दूसरे को,
आधुनिक काल से शुरुआत की इसने लिखने की। अब इसी को बोला जाता है क्या, इसको हम क्या जनक बोल सकते हैं क्या, इसको ना, इसको हम अग्रदूत बोल सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे पुनर्जागरण का अग्रदूत। बताइए किसका है अग्रदूत है ये, पुनर्जागरण का अग्रदूत, अग्रदूत, इसको अग्रदूत बोल सकते हैं। जनक नहीं बोल सकते इसको हम बोल सकते हैं प्रवर्तक भी बोल सकते हैं, यानी कि प्रवर्तक। अच्छा, प्रवर्तक और जनक में क्या अंतर होता है? जनक वो होता है जो विचार देता है, और प्रवर्तक कौन होता है? जो उन विचारों के ऊपर कार्य करता है, वो क्या है? प्रवर्तक है। विचार दिया है लेकिन काम किया नहीं है, तो वो तो देने वाला क्या है? जनक है। ये विचार लिया है इसने और उसके ऊपर काम किया है, तो ये क्या है? प्रवर्तक, यानी अग्रदूत है ये। समझ में आई होगी, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पुनर्जागरण का अग्रदूत हो गया, प्रवर्तक हो गया। इसी को हम बोल सकते हैं क्या? इतालवी पद्य का या कविताओं का जनक, पिता। अरे, इतालवी पद्य या काव्य का जनक, काव्य का जनक। काव्य का मतलब होता है कविताएं, और पद्य को भी इसी कविताओं को ही पद्य बोला जाता है, यानी पद्यावली बोलते हैं ना हम इसको। पद्यावली में गद्य क्या होते हैं, पद्य क्या होते हैं? गद्य का मतलब होता है गद्यांश, कहानियां। पद्य का मतलब होता है छोटे छोटे श्लोक, पदावलियां, मीरा जी की पदावलियां, तुलसीदास की पदावलियां, रही मत होन सुजान रहा कि ये क्या है? ये पद्य है, इनको कविताएं हैं ये ऐसे होती हैं। ये इतालवी भाषा के काव्य का जनक कौन है? दांते। गद्य का जनक कौन है फिर? बुकाशिया, बुकाशियो बोलते हैं, बुकाशियो को बोलते हैं गद्य का जनक। और ये क्या है? पद्य का जनक, कविताओं का जनक। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। अब देखिए, इसी को दूसरे को, इसकी तुलना जो है ना, इसकी तुलना किससे की गई है? इसकी तुलना की गई है होमर से, यानी कि इसकी जो तुलना है ये किससे की गई है? होमर से की गई है, होमर से। किसकी तुलना? दांते की। ये बस इतना ही है, आगे हम इसकी और खोजबीन नहीं करेंगे। और भी हैं, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन वो परीक्षा के लिए काम की चीज नहीं है। तो क्या है काम की? इसकी रचनाएं काम की हैं, उनको हम देखते हैं। इसकी कितनी रचनाएं हैं? इसकी 3 रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? मैन है 3 जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। उसको हम देखते हैं, तीनों को कौन कौन सी हैं वो। देखिए, यहाँ आ जाएंगी क्या? हाँ ना, आ जाएंगी, कर देंगे। चलिए, इसकी तुलना को तो ऊपर लिख देते हैं और रचनाओं को तीनों को यहीं फिट कर देते हैं। चलिए, इसको देखते हैं। इसकी तुलना जो की गई है वो किसके साथ की गई है? होमर से इसकी तुलना की गई है। और ये जो प्रशंसक रहा है ना, ये इसने कौन कौन से विद्वानों की प्रशंसा की है? एक तो रोमन जो सम्राट हुआ करता था सीजर, उसकी प्रशंसा की है। एक सिसरो विद्वान था, उसकी प्रशंसा की है। रोमन का एक कवि हुआ करता था जो वर्जिल नाम का, उसकी इसने प्रशंसा की है, खूब दाब दाब करके, दाब दाब की प्रशंसा की है इसने। अच्छा जी, अब इनकी रचनाओं को हम देखते हैं कि इनकी रचनाएं जो हैं 3, उन रचनाओं में क्या कुछ कहा गया इसने ये मर गया दूसरा, कह के गया है, लिख के गया है ना, जो किताब में ये लिख के गया है, वो क्या क्या है? 3 किताबें हैं इसकी। सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। ये है पहली किताब, इसका नाम है विता नोवा। विता नोवा, इसका मतलब हिंदी अर्थ क्या होता है? हिंदी अर्थ होता है इसका नया जीवन, नया जीवन। इस नए जीवन में इसकी किताब है ये। इस नए जीवन में क्या लिखा है इसने? इस नए जीवन में उसने लिखा है, इसकी एक प्रेम कथा है ये, यानी कि प्रेम संग्रह, ये प्रेम संग्रह।
और इस प्रेम संग्रह में इसकी एक प्रेमिका थी, इसकी प्रेमिका नाम था बेट्रिस। बेट्रिस प्रेमिका बेट्रिस, बेट्रिस है। इसके सौंदर्य का वर्णन किया गया। ये सौंदर्य का वर्णन करके गया है, वर्णन तो कर दिया, फिर ये मर भी गया। अब इसमें क्या वर्णन किया है, इसके सौंदर्य का वर्णन ये किया है कि ये खूबसूरत हुआ करती थी हैं, और ये मिली कहाँ थी, इसको ये गिरजाघर जाया करता था। अब गिरजाघर में मिल गई, ये प्रेम करने लग गया। अब ये किसी दूसरे के साथ इसकी हो गई शादी, अब ये हो गया अकेला। तो ये कंफ्यूज करेंगे आपको। पेट्रो की प्रेमी का नाम था लोरा, इसकी प्रेमिका का नाम क्या था, बेट्रिस नाम था। ये जो था ये आडंबरवादी था, मतलब देवताओं को भैरवियों को जो तो खिता था, जागता करता था ये जोत बत्ती, पेट्रो को नहीं करता था। तो ये इसकी एक किताब है जिसका नाम है विता नोवा। सेकंड अगर हम बात करें सेकंड, तो सेकंड किताब है इसकी, एक नाम है उसका डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी, तो डिवाइन कॉमेडी का मतलब होता है ईश्वर नाटक, ईश्वरीय नाटक, ईश्वरीय नाटक, ईश्वरीय नाटक। इसका अर्थ हो गया कि भाई ये पहले अब अपन जो स्वर्ग नरक चलते हैं ना कि कीड़े के कुंड में पड़ेगा तू, तो दूसरा कीड़े का कुंड, ये स्वर्ग नरक में जाएगा तू, अरे ये तो नरक में गया भाई, ये स्वर्ग में जाएगा भाई, भाई स्वर्ग में है वो। तो कोई मर जाता है ना तो उसको आगे लिखते हैं ना फलाना स्वर्गीय श्री फलाना आदमी, ठीक है, तो वो है क्या, स्वर्ग। तो इस किताब के अंदर, डिवाइन कॉमेडी के अंदर क्या लिखा गया है, सबसे पहले तो ये जो है ये इतालवी काव्य की, इतालवी भाषा का प्रथम महाकाव्य इसी को बोलते हैं, इतालवी का प्रथम महाकाव्य, प्रथम महाकाव्य इसी को बोलेंगे हम। फिर हम नेक्स्ट की बात करें तो इसमें नरक से लेकर के, नरक से स्वर्ग की यात्राओं का वर्णन किया गया है, स्वर्ग की यात्राओं का वर्णन कैसा कि भाई ये जो है ना ईश्वर दाते, ये सपने में कहीं गुम हो जाता है, जंगल में चला जाता है। फिर जैसे आपने वो शक्तिमान देखा होगा, आपने शक्तिमान, उसके अंदर जो वो एक लाल लाल मणि सी को दूसरी फूट जाती है, वो शक्तिमान फोड़ता है, फिर वो लाल लाल सा वो नहीं होता, एक बट्टी सी चमकती रहती है वो, तो वो उसको उठा लेता है, फिर वो जंगल की तरफ ले जाता है उनको, जंगल की तरफ जाते हैं, वो गीता गूता होती है और रात को जंगल की तरफ ले जाती है वो। तो ऐसे जंगल में गुप्त हो गया ये, मतलब ये रास्ता भूल गया सपने के अंदर। तो ये जब ये सपने में रास्ता भूल गया तो फिर इसके सपने में एक कवि आता है जिसका नाम था वर्जिल। उसने इसको स्वर्ग का रास्ता दिखाया, स्वर्ग लेके गया, इसको देख ये कैसे सुख भोग रहे हैं, देखो कैसे ऐश कर रहे हैं। फिर ये इसको नरक लेके जाता है वर्जिल कवि, फिर इसको नरक दिखाते हैं, उसको ससुरे को नरक में पंजे ऊपर करके उसके आदमी के ऐसे, पंजे ऊपर करके आदमी के ऐसे, और उसके सुइया से कढ़ाई में तेल काटते हैं, ऐसे नीचे खड़ा हुआ है ये, इसमें आँच जला रखी है, इसको लटकाएंगे दूसरे को रस्सी से ऊपर और ऐसे वो करेंगे इसकी ठीक है। तो ये ऐसे दिखाने ले गया, कहानी है ये एक प्रकार की। तो ये कहानी तो बहुत लंबी है वैसे, तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ें हैं इसके अंदर। ये है डिवाइन कॉमेडी, ये तो है दूसरे नंबर की। फिर एक और आती है इसकी, एक किताब और है जिसको बोलते हैं क्या, द मोनार्किया, द मोनार्किया। इस किताब के अंदर मोनार्किया वाली जो किताब है ना, मोनार्किया, इस मोनार्किया किताब के अंदर इसने पोप का विरोध कर दिया। पोप जो होता था ना, पोप,
ये चर्च के अंदर जो चर्च के यानी खूब सारी चर्चों का एक मेन अधिकारी हुआ करता था जिसको पोप बोला जाता है। राजा ने अधिकार दिया था उसको पोप का कि तू जो है पोप बने, पोप का अधिकार मैं देता हूँ। यानी कि जो सम्राट हुआ करता था रोम का कॉन्स्टेंटाइन, वो और भी खूब हुए हैं, जूनो जानवर ये काफ़ी हुए हैं, देखना आप कभी वीडियो पृष्ठभूमि के नाम से विश्व इतिहास पृष्ठभूमि भाई कमला देवी इंस्टीट्यूट में आपको देखने को मिल जाएगी। शानदार तरीके से समझा रखा है, समझ में आ जाएगा आपको बहुत तरीके से, बढ़िया तरीके से। तो द मोनार्किया जो सिस्टम है, नहीं वो किताब है, इसमें 1439 में पोप विरोधी होने के कारण इसको क्या कर दिया, सार्वजनिक रूप से इसको जला दिया गया। पोप विरोधी होने से सार्वजनिक रूप से जला दिया गया, सार्वजनिक रूप से जला दिया गया, जला दिया गया। ठीक भाई, तो ये है इसका सिस्टम, किसका, दांते का। तो ये दांते हो गया पूरा कंप्लीट। इसके अंदर इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, परीक्षा में इससे बाहर आ ही नहीं सकता भाई साहब, आ ही नहीं सकता, नहीं आएगा। लास्ट एंड फाइनल बस। अब याद कैसे करना है वो आप जानो, मैंने आपको बता दिया है तरीके से, तमीज से बता दिया। आगे बढ़ते हैं हम और पेट्रोक के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेट्रोक, पेट्रोक जो है ना ये दूसरा पेट्रोल। अब इस पेट्रोल को हम क्या बोलें, हम बोलेंगे इसको पेट्रोल को, सूजी हट जा, ये मक्खी परेशान करती है यार। जो पेट्रोक है ना इसको हम बोले क्या, इसको हम बोलेंगे भाई साहब ना, इसको पहले तो हम इसकी रचना देखते हैं। ये सूर्य भूल गया मैं, अभी याद आ जाएगा, अभी देखो जो लिखता हूँ ना जैसे याद आता है। अब इसकी जो रचनाएं है ना, रचनाएं ये अब याद आ गया, देख लो। ये मानवतावाद का जनक है, ये मानवतावाद का जनक। देखो ऐसे, अब ऐसे दिमाग की बत्ती जली, ऐसे जलती है दिमाग की बत्ती। तो जो रचनाएं हैं, अब इनकी रचनाओं के बारे में हम देखते हैं कि कौन कौन सी रचनाएं हैं। देखो जो पेट्रोक है ना, इसने 2-3 रचनाएं की थी। तो सबसे पहले अगर रचना की बात करें तो ये इसको बोलते हैं फैमिलियर लेटर्स। फैमिलियर लेटर्स इसकी रचना का नाम है, फैमिलियर लेटर्स। फिर जो दूसरी रचना है इसकी, जो दूसरी रचना है उसका नाम बोलते हैं सोनेट्स। सोनेट्स, सोनेट्स का मतलब क्या होता है, सोनेट्स का मतलब होता है चतुर्दशपदी, 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 अरे रुक जा, चतुर्दशपदी इसको बोलते हैं हिंदी अर्थ। ये सोनेट्स का हिंदी अर्थ होता है। इसमें देखो इसकी जो एक प्रेमिका हुआ करती थी जिसका नाम था लोरा, प्रेमिका लोरा का वर्णन, प्रेमिका लोरा का वर्णन, लोरा का वर्णन, ये इसकी एक रचना है सोनेट्स। फिर अगली अगर रचना की बात करें तो चलो इसको कलर तो यही ले लेते हैं, फैमिलियर लेटर्स हो गई एक रचना, ये एक रचना हो गई सोनेट्स। और हम नेक्स्ट अगर इसकी रचना की बात करें तो इसकी नेक्स्ट एक रचना है जिसको बोला जाता है अफ्रीका, अफ्रीका, ये इसकी रचना है अफ्रीका। ये रचना तो क्या एक लंबा गीत है जिसको वर्जिल शैली में लिखा गया एक लंबा गीत है। ये वर्जिल शैली में रचित लंबा गीत, वर्जिल शैली में रचित लंबा गीत। और इसमें किसका वर्णन किया गया है, इसमें वर्णन किया गया है सीपीओ अफ्रीकन का नाम वर्णन किया गया है इसका, सीपीओ अफ्रीकन का वर्णन, सीपीओ
अफ्रीकन का वर्णन। ये कौन था? अफ्रीकन था क्या? अफ्रीकन का वर्णन। ये अफ्रीकन नहीं था, ये कौन था? ये रोमन जनरल हुआ करता था जिसका नाम था सीपीओ वर्णन। अफ्रीकन रोमन जनरल, जैसे जनरल, मेजर और ये नहीं होते हैं सूबेदार, फूबेदार, ये ऐसे ये जनरल हुआ करता था सेना का, सीपीओ अफ्रीकन। उसका वर्णन इसमें किया गया है। अफ्रीका नाम की एक लंबा गीत हुआ करता था किसने लिखा था? पेट्रोक ने। तो अब एक और देख लेते हैं हम, लाइव्स ऑफ इलेस्ट्रियस मैन। याद करने पड़ेंगे भाई साहब आपको ये मैन। इसमें क्या किसका वर्णन, किसका क्या कुछ वर्णन किया गया है? इसमें भाई साहब वर्णन किया गया है आपके 31 रोमन लोगों का वर्णन किया गया, जीवनी लिखी है इसमें। 31 रोमन लोगों की जीवनी, लोगों की जीवनी किसमें लिखा है? ये लिखा है लाइव्स ऑफ इलेस्टियल मैन में। 31 लोगों की जीवनी इसने लिखी है। किसने? पेट्रोक ने। अच्छा, पेट्रोक जो है इसने 2-3 काम और किए। जैसे इसने जो विश्वविद्यालय है ना, उसको मूर्खता के घोंसले बोला। जो विश्वविद्यालय है, कैसे बोला कि ये विश्वविद्यालय है ना, ये सिर्फ आंकड़े पढ़ाते हैं, ज्ञान और व्यवहार चरित्र इनका निर्माण नहीं करते हैं, इसलिए सूर्य क्या है? मूर्खता के घोंसले है। किसको बोला? विश्वविद्यालयों को। विश्वविद्यालयों को मूर्खता के घोंसले बोला। विद्यालयों को मूर्खता के घोंसले कहा, ताकि मूर्खता का घोंसला है, मूर्खता का घोंसला। और अरस्तु को जो है ना, ये अरस्तु को क्या बोला? अरस्तु को बोला पागल है। बोले यार यानी कि चर्च और अरस्तु के ऊपर आघात किया सीधा का सीधा। बोला कि जो अरस्तु, शायद संसार में कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको अरस्तु भी नहीं जानता था। ठीक, किसने कहा? पेट्रोक ने कहा। अब हम बात करेंगे किसकी? बुकासियो की। तो ये है पेट्रोक। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, डोंट वरी। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे बुकासियो की। और बुकासियो की अगर बात करें तो इसको बोला जाता है, ये पेट्रोक का शिष्य हुआ करता था बुकासियो, पेट्रोक का शिष्य। और मैंने आपको शुरू में बता दिया था, इसको बोलेंगे इतालवी गद्य का जनक। इतालवी गद्य यानी कहानियों का जनक, गद्य का या कहानी का जनक। कहानी का जनक कौन है? ये है आपका बुकासियो। ठीक है, पेट्रोक का शिष्य हो गया, इतालवी गद्य का जनक हो गया। सीधा प्रश्न पड़ेगा, सीधा, आपसे पूछ के नहीं पड़ेगा, पढ़ेगा वो प्रश्न सीधा। इतालवी गद्य या कहानी का जनक कौन है? अंग्रेजी साहित्य का जनक कौन है? जोफ्री चौसर। और ये इतालवी गद्य का जनक कौन है? बुकासियो। इतालवी पद्य काव्य शैली का जनक कौन है? दांते। शानदार प्रश्न पढ़ते हैं, शानदार, ऐसी इंपॉर्टेंट कर दिया है मैंने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। सारी चीज़ें मोस्ट चल रही हैं, नो टेंशन हो करके आप पढ़िए बहुत ही शानदार तरीके से। तो ये तो हो गया क्या? अब इसकी जो रचनाएं हैं उनको, रचनाओं को देखिए। जो बुकासियो है इसकी ये हो गया गद्य और कहानी का जनक। बुकासियो की जो बुकासियो की जो रचनाएं हैं उनमें सबसे पहले अगर बात करें तो डेकोमेरोन। डेकोमेरोन इसमें 100 कहानियों का संग्रह है। कितनी कहानियां हैं इसमें? 100 कहानियां डेकोमेरोन के अंदर है। 100 कहानियां। वो ये जो डेकोमेरोन है ना, इस डेकोमेरोन की अगर बात करें तो इसमें एक
कहानी है जिसको बोलते हैं जैसे सबसे पहले तो हम बात करें इसकी, ये इतालवी जो समाज है ना, उसमें जो नैतिक भ्रष्टाचार फैला रहा था, उस नैतिक भ्रष्टाचार की कहानियों का इसके अंदर क्या है, वर्णन किया गया है। इतालवी समाज में नैतिक भ्रष्टाचार का वर्णन, कहानियाँ उसकी समाज के में नैतिक भ्रष्टाचार का वर्णन इसमें किया गया है। अब इसको भी लिखते हैं, अभी ध्यान आ जाएगा थोड़ी देर में। और तो और इसमें जो यूरोप का जो ब्लैक डेथ फैला था ना, उसका भी वर्णन है। यूरोप के ब्लैक डेथ कब फैला था, ये 1348 ईस्वी के। इसका वर्णन भी है किसमें, डेकेमेरोन में। इसका वर्णन डेकेमेरोन के अंदर ही देखने को मिलता है। अच्छा, इसके अलावा एक किताब और है, इसको बोला जाता है बुक्स ऑफ 1001 नाइट्स, NIGHTS। ये किताब का नाम भी, ये किताब भी इसमें शामिल है। 100 कहानियों का संग्रह पढ़ रहे हैं हम, 100 कहानियों का संग्रह। बुक ऑफ 1001 नाइट्स इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया, कई बार पूछ लिया भाई साहब, सारे पूछ लिए हैं, वही पढ़ा रहा हूँ मैं। यूरोप के ब्लैक डेथ यानी 1348 का वर्णन मिलता है। इतालवी समाज में जो नैतिक भ्रष्टाचार फैला रखा था उसका वर्णन मिलता है। बुक ऑफ 1001 नाइट्स का इसमें वर्णन मिलता है। और ये डेकेमेरोन एक पूरा का पूरा ग्रंथ है जिसमें 100 कहानियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और आता है शायद इसमें, इसको भी हम देखते हैं अभी थोड़ी देर में। एक तो ये हो गई किताब, इसकी रचना। दूसरी रचना की अगर बात करें तो दूसरी रचना है इसकी फियामेटा। ये फियामेटा है, इसकी एक रचना है। इसके अंदर क्या कुछ कहा गया है, इसके अंदर कहा गया है, पहली बात तो ये एक प्रकार से मनोविश्लेषणात्मक प्रथम जो अपभ्रंश उसकी शैली की वो प्रथम करती है एक प्रकार से ये। और इसकी अगर हम बात करें तो इसमें एक व्यक्ति का मिलता है, ये जो है ना बुकासियो, ये नेपल्स नागरिक की एक पत्नी से जो है प्रेम करने लग जाता है बुकासियो। फिर वो चले जाते हैं नेपल्स के नागरिक की पत्नी से प्रेम, ये इसके अंदर मिलता है किसमें, फियामेटा के अंदर। फिर एक किताब और आती है, इसकी 2-3 किताबें हैं। इसकी किताब का नाम है जीनियोलॉजी ऑफ गॉड्स। जीनियोलॉजी ऑफ गॉड्स इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है देवताओं की वंशावली, यानी भगवानों की वंशावली बना दी इसने। देवताओं की वंशावली ये बोला जाता है इसको हिंदी में। ठीक, चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट। चलिए, तो ये है इसका बबंडरबाज पूरा कंप्लीट हो चुका है बुकासियो।